Hello everyone, I am your friend, your teacher Lakshmi Bhardwaj. In the previous video, we have discussed the branches of mechanics and types of motion such as oscillatory motion, translatory motion and vibratory motion. Today we will start our topic frame of reference. So before starting this video, if you like this video after watching, then please press on like button, share this video and subscribe this channel. So let us start our topic frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है किसी अनदर की रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है, मान लो कोई कार है 1:10 पर वो ए पॉइंट पर है, अब 1:20 पर अगर वो बी पॉइंट पर पहुंच जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है क्योंकि उसकी पोजीशन में चेंज आया है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है मोशन की ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है? क्योंकि जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 पर्सन्स हैं, एक तो बस के अंदर है, ठीक है, सीट पे बैठा हुआ है, और एक बस के बाहर है। जो येलो ड्रेस वाला पर्सन है वो बस के बाहर है और जो रेड ड्रेस वाला पर्सन है वो बस के अंदर बैठा हुआ है। अब जो रेड ड्रेस वाला पर्सन है जो बस के अंदर है, इसके पास मान लो कोई अनदर पर्सन बैठा हुआ है। अब वो दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है ना, क्योंकि कोई भी मूव नहीं कर रहा। लेकिन जब इसी सिचुएशन को हम बस के बाहर से देखेंगे, मान लो ये जो येलो ड्रेस वाला पर्सन है जब इस रेड ड्रेस वाले पर्सन को देखेगा तो इसके लिए क्या होगा, ये मोशन में ही होगा। तो देखो अब अलग अलग पॉइंट से यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलग अलग सिचुएशन मिली। ठीक है, एक सिचुएशन में रेस्ट में और सेकंड सिचुएशन में वही पर्सन क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट की। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है पर्सन की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम बस के बाहर से देख रहे हैं या फिर बस के अंदर ही बैठकर सेकंड पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम जनरली कार्टेशियन सिस्टम से डिनोट करते हैं 3 एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है, अब हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में है। ठीक है, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मतलब इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली देने के लिए और कंप्लीटली ये बताने के लिए कि वो रेस्ट में या मोशन में है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, और इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज़ किया है उसके बेस्ड पे हम ये बता सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है। अब रेफरेंस फ्रेम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। अब इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल। सबसे पहले हम इनर्शियल को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इनर्शियल का क्या मतलब है। अब जो इनर्शियल है वो इनर्शिया वर्ड से आया है। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक तरह से आप आलसीपन कह सकते हो, क्योंकि इसके नाम से हम कर सकते हैं क्या, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अकरिय। ठीक है, यानी जो बिल्कुल आलसी हो। अब यहाँ पे आलसी क्या है, ये वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जिस स्टेट में है ना उसी में रहना चाहेगी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या मोशन में ही रहना चाहेगी। यानी एक तरह से वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रही ना, तो उसका क्या हुआ, एक तरह से आलसीपन ही तो हुआ। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें क्या होता है, ये
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करती है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। क्लियर है? अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी किसी अनदर ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर वो रेस्ट में ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है? इसमें अपोजिट होता है। इसमें ये न्यूटन्स लॉ को भी ओबे नहीं करती, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, और जो इसकी वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में नहीं होती। क्लियर है? तो ये टू टाइप्स थे। फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमने डिस्कस किया है। अब एक एग्जांपल लें, अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, हमने क्या कहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी ओबे करती है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे करता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में या तो कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में रहेगी, या फिर अगर मूव भी कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। एक एग्जाम्पल लें, मान लो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वो रेस्ट में ही तो रहता है, ठीक है, यानी इसमें जो न्यूटन्स का लॉ है वो फुल्ली ओबे होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है? नॉन का मतलब नॉन इनर्शियल, इसका मतलब यहाँ पे जो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं होती। क्लियर है? तो इसमें वो वाली प्रॉपर्टी ओबे नहीं होगी, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रेस्ट में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे किस में पढ़ेंगे? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स को। एक्सेलरेटिंग यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के साथ। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ही होती है एक तरह से, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है, स्पीड का जस्ट मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल लें कि हमें क्या पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है या फिर इनर्शियल फ्रेम में है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कई बार कार में बैठे रहते हैं, ठीक है, और एकदम, चाहे बस लगा लो आप, ठीक है, तो एकदम जब ब्रेक लगते हैं तो हम क्या होते हैं, या तो आगे की तरफ जाते हैं या फिर पीछे की तरफ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, वो तो अपनी स्टेट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो वेलोसिटी है ना उसमें चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पे हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही हम गाड़ी वगैरह की स्पीड बढ़ाते हैं तो हम क्या होते हैं? आगे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी किसके कारण होता है? ड्यू टू चेंज इन आवर स्टेट। क्लियर है? और यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होता, यानी यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता। अब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है शूडो फोर्स। शूडो फोर्स का मतलब होता है, शूडो का मतलब होता है एक तरह से फेक, नकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो शूडो फोर्स होता है वो हम किस में पढ़ते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्लियर है? जिसको हम एक्सेलरेटेड फ्रेम भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेटेड क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। क्लियर है? यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस कि मान लो कोई पर्सन है, वो कार में बैठा हुआ है। क्लियर है? अब कार में बैठा हुआ है, अब इस पर्सन का कुछ मास भी होगा। अब जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक है, यानी पर्सन कार के अंदर ही बैठा हुआ है, तो जो वेलोसिटी कार की होगी v, वही पर्सन की होगी v। अब अचानक क्या हुआ? इसने अपनी जो स्पीड है कार की वो इंक्रीज की, यानी वो मान लो कुछ चेंज आया स्पीड में, वो कार की स्पीड हो गई मान लो v + dv हो गई, यानी कुछ चेंज आ गया, स्मॉल चेंज dv, यानी जो वेलोसिटी थी एक्चुअल v उसमें कुछ इंक्रीज हो गया, v + dv हो गई वो। क्लियर है? अब क्या होगा? अब जो पर्सन है वो तो क्या होगा? ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, वो इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी के कारण अपनी उसी स्टेट में रहना चाहेगा, यानी उसी वेलोसिटी में बैठा रहना चाहेगा। लेकिन कार की वेलोसिटी में तो चेंज आया, इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा? उसमें क्या आएगा? वो जो पर्सन है वो पीछे की तरफ धकेला जाएगा। वो इसी कारण होता है, यानी वहाँ पे एक शूडो फोर्स वर्क करता है।
ठीक है। अब सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क करता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा हमेशा सूडो फोर्स, ठीक है। अब फोर्स है, यानी अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। तो सिंपल हम फोर्स का फॉर्मूला क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जस्ट यहाँ पे भी क्या होता है, सूडो फोर्स भी क्या होता है कि वो पर्सन, ठीक है, जिसकी स्टेट में चेंज आया है तो उसका मास और इनटू में क्या आएगा, एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो। तो सूडो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एफ पी, पी यानी सूडो फोर्स, ठीक है। तो एफ पी इज इक्वल टू एम ए। तो ये एग्जाम्पल था एक जहाँ पे सूडो फोर्स वर्क करता है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल लें हम, एक पर्सन है मान लो, ठीक है, लिफ्ट में बैठा हुआ है वो या खड़ा हुआ है, तो वो जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो कुछ वेलोसिटी में चेंज होगा, तो यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। अब इस पर्सन का मास मान लिया हमने क्या, स्मॉल एम मान लिया, या स्मॉल एम डैश बोल सकते हो आप। ऐसे ही एक्सेलरेशन को मान लिया हमने स्मॉल ए डैश, क्लियर है। अब मास हो गया एम डैश और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए डैश, तो सूडो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, एम डैश इंटू ए डैश, क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा था, जो सूडो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर है। इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं ना लिफ्ट में, मतलब लिफ्ट ऊपर की साइड में मूव करती है तो हमें क्या लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया, ठीक है। और ऐसे ही नीचे आती है तब क्या फील होता है कि बिल्कुल वेटलेस जैसी सिचुएशन फील होती है, यानी हमारा वेट बिल्कुल जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज सूडो फोर्स। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल लें हम बच्चे थे तब जो मैरी गो राउंड वाला जो झूला होता है उस पर बैठते थे, तो वो सर्कुलर मूव करता है ना, तो हमें क्या फील होता है उस पर बैठे हुए कि हम जो वो तो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हमें क्या फील होता है कि हम आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, यानी गिरने जैसा महसूस होता है, वो भी इसी कारण फील होता है हमें, ठीक है, यानी वहाँ पे भी सूडो फोर्स वर्क करता है। अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो सूडो फोर्स है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन लेते हैं हम यहाँ पे, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ले रखी है, हम लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो लिफ्ट में एक एप्पल लटका रखा है, ठीक है, जो सीलिंग होती है लिफ्ट की उससे, और उस लिफ्ट में एक पर्सन बैठा हुआ है, और जो अनदर पर्सन है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो ग्राउंड पे यानी लिफ्ट के बाहर है, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो लिफ्ट में बैठ के उस एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा है, और सेकंड पर्सन है वो ग्राउंड पे ही बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम कि जब जो पर्सन है वो लिफ्ट में बैठा हुआ है तब का केस, ठीक है। अब देखो ये जो लिफ्ट है वो हमने मान लिया कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उसको हमने स्मॉल ए मान लिया। अब जो एप्पल है वो स्ट्रिंग से लटका रखा है हमने सीलिंग से, ठीक है, तो स्ट्रिंग में कुछ टेंशन भी होगी ना, तो वो हमने कैपिटल टी मान ली, और जो एप्पल है उसका कुछ वेट भी होगा, क्लियर है, तो उसको हमने एम जी मान लिया। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स ही होता है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्लियर। अब देखो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और जो वेट है एप्पल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, क्लियर है। और जो पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और एप्पल है वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही है ना, कोई फोर्स ही वर्क नहीं कर रहा, क्लियर है। तो यानी जो टोटल टेंशन होगी वो क्या होगी, टी माइनस एम जी, माइनस क्यों, क्योंकि टेंशन की और जो वेट है एप्पल का वो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेनी पड़ेगी और एक नेगेटिव साइन के साथ। तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। जीरो किस लिए, क्योंकि जो पर्सन है जो लिफ्ट में बैठ के एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा है वो और एप्पल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, यानी यहाँ पे फोर्स कुछ नहीं लग रहा, इसलिए T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू एम जी, क्लियर है। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं, जो पर्सन ग्राउंड पे है और इस एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा है जो लिफ्ट में लटका रखा है सीलिंग से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, जो रस्सी है उसमें जिससे एप्पल को बांध रखा है हमने, ठीक है, और जो वेट है एप्पल का वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करेगा। तो ये तो हो गया T माइनस एम जी। लेकिन अब देखो जो ग्राउंड पे पर्सन है उसके लिए तो ये जो एप्पल है वो मोशन में है ना,
क्लियर है। तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या वर्क करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है, क्योंकि जो लिफ्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज लग रहा है इस पर्सन को जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो। और मास कितना है इसका एप्पल का m, ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा ma, ठीक है, तो t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma हो जाएगा। अब टेंशन निकालनी है हमें, तो मैक्सिमम टेंशन कितनी होगी, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg को उस साइड लेके जाएंगे तो mg प्लस ma हो जाएगा। जब m को कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू mg प्लस a। क्लियर, तो अब देखो दो टेंशन आ गई, एक तो t इज इक्वल टू एम जी, क्लियर, और सेकंड वन इज t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। अब दोनों तो सही नहीं हो सकती, यानी एक तो गलत है ही। क्लियर, तो अब गलत कौन सी है ये हम किससे देखेंगे, ये हम शूडो फोर्स की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो ए के लिए, यानी जो ए वाला पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, इसके लिए देखते हैं हम। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया ए के लिए कि यहाँ पे एक शूडो फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, वो जो फोर्स है शूडो फोर्स, वो हमने शूडो फोर्स की डायरेक्शन हमने क्या बताई थी कि हमेशा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी माइनस एम जी तो था ही हमारे पास, यहाँ पे हमने शूडो फोर्स मान लिया क्योंकि अब तक तो जीरो था इस सिचुएशन में, जब लिफ्ट के अंदर पर्सन बैठा हुआ है और एप्पल को ऑब्जर्व कर रहा है, तब के लिए जो फोर्स वर्क कर रहा था वो जीरो था। लेकिन यहाँ पे हमने शूडो फोर्स को अज्यूम कर लिया। ठीक है, वो शूडो फोर्स हमने मान लिया एम ए, क्योंकि शूडो फोर्स क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट उसका मास और इनटू में उसका एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो वो हो गया एम ए। अब नेगेटिव डायरेक्शन लेनी है क्योंकि जो शूडो फोर्स होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, तो इसलिए ये हो गया माइनस एम ए। तो हमारे पास इक्वेशन बोल सकते हैं क्या आ गई, टी माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, अब देखो यहाँ से टेंशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एम ए। ठीक है, तो यहाँ से m को मान लेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू जी प्लस ए। अब देखो ये जो b के लिए निकाला था हमने विदाउट कंसिडरिंग शूडो फोर्स, और जो अब a के लिए निकाला है शूडो फोर्स को कंसिडर करके, दोनों सेम आए हैं ना, तो यानी अब दोनों सिचुएशन सेम आ गई। लेकिन सेम कब आई, जब हमने शूडो फोर्स अज्यूम किया है। क्लियर है, तो ये होता है शूडो फोर्स जो हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर ये कह सकते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क करता है। क्लियर, तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।